गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्स विद राहुल सर। कैसे हैं आप लोग? बेटा जी, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत दिनों से आप लोगों की क्वेरी आ रही थी कि सर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन करा दीजिए। तो आज बेटा जी मैं आपके लिए इकोनॉमिक्स की वीडियो लेके आया हूं और हम आज अकाउंट के साथ साथ इकोनॉमिक्स की वीडियो भी आपके लिए मैं लेके आया करूंगा, जिससे हम इकोनॉमिक्स का भी रिविजन करते रहेंगे और खासकर न्यूमेरिकल्स का हमारा मेनली फोकस रहेगा, क्योंकि एग्जाम में मैक्रो जो है हमारी वो फुल्ली डिपेंड होती है न्यूमेरिकल्स पर। और बेटा जी नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। इससे पहले कि न्यूमेरिकल को करने से पहले हमें उसकी थ्योरी बेसिक कॉन्सेप्ट को ही समझना बहुत जरूरी है। तो बेटा जी मैंने आपके लिए आज हम जो थर्ड यूनिट लेके आए हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये यूनिट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 12 मार्क्स की है, सबसे ज्यादा मार्क्स की यही यूनिट है। और बाकी इसके बाद सेकंड यूनिट जो नेशनल इनकम है, ये दो यूनिट आपकी ज्यादा मार्क्स की हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको करेंगे जिसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। और बेटा इस यूनिट के अंदर 3 चैप्टर आते हैं और उस तीनों चैप्टर की फर्स्ट आता है एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट, जो चैप्टर 7 है आपका, और इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। एंड थर्ड चैप्टर है एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। बेटा जी इन तीनों चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हमें करने हैं अच्छे से लर्न और जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, वेदर थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव टाइप या एसर्शन रीजन, कुछ भी एनी क्वेश्चन जो पूछा जाता है, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने सारे लिख लिए हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा और ये सारे नोट्स आप प्रॉपर ऐसे उतार लेना ताकि हम वन बाय वन इन सारे नोट्स को एक एक करके करेंगे। तो देखिए, लुक एट द व्हाइट बोर्ड। हमारा पहला जो है चैप्टर है एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। इसके अंदर हमारा है एडी। एडी यानी कि एग्रीगेट डिमांड, जो कि आपको मालूम है। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड का बेटा जी फॉर्मूला है C+I। इसको हम है ना अभी डीपली एक एक करके सारे टॉपिक करेंगे, बस मैं आपको बता दे रहा हूँ। एग्रीगेट डिमांड, AS मतलब एग्रीगेट सप्लाई। ब्रेक इवन पॉइंट, जिस पॉइंट पे हमारी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई यानी कि डिमांड जो कर्व है सप्लाई कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट या इक्विलिब्रियम पॉइंट। और दूसरा है हमारा फोर्थ नंबर पे कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन में हम ये चेक करेंगे कि हमारी चेंज इन इनकम, इनकम में चेंज के अकॉर्डिंग हमारे कंजम्पशन में कितना चेंज आता है, यानी कि एपीसी। और एमपीसी का मतलब है कि इनकम में चेंज होने से हमारे खर्चे में कितना चेंज है, यानी कि इनकम के अकॉर्डिंग अगर हम कितना खर्च करते हैं और दोनों में चेंज होने पर क्या हमारा इफेक्ट आता है, यानी कि एमपीसी। एम फॉर मार्जिनल, ए फॉर एवरेज। फिफ्थ पे बेटा ये सेविंग फंक्शन, जिसमें हम सेविंग के बारे में बात करेंगे और सेविंग इज आल्सो डिपेंड ऑन द इनकम, जिसमें हम एपीएस और एमपीएस के बारे में बात करेंगे। डेरिवेशन ऑफ सेविंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे बेटा ये डबल स्टार लगाना क्योंकि एग्जाम में इसका लॉन्ग पूछा ही जाता है। डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब ये आपसे सेविंग कर्व निकलवा सकता है कंजम्पशन फंक्शन से, कंजम्पशन कर्व से, या सेविंग कर्व से कंजम्पशन कर्व भी निकलवा सकता है, यानी कि उल्टा भी हो सकता है। सेविंग कर्व निकलवा लेगा कंजम्पशन कर्व से या कंजम्पशन कर्व निकलवा लेगा सेविंग कर्व से। ये इंपॉर्टेंट है बेटा ये। और फिर आपका है 7th नंबर पे इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इन्वेस्टमेंट इज आल्सो डिपेंड ऑन योर इनकम। अपवर्ड रिलेशन होती है, पॉजिटिव रिलेशन होती है बेटा, इसकी याद रखिएगा। और हम ये इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट में वेरी शॉर्ट है, 3 मार्क्स में बहुत पूछे जाते हैं। एक्स एंड सेविंग इन्वेस्टमेंट एंड एक्स पोस्ट। एंड मतलब जो कि आपकी क्या है, प्लान्ड है, मतलब जो कि आपकी एक्चुअल नहीं है। और पोस्ट का मतलब होता है बात की, यानी कि एक्चुअल। ठीक है बेटा जी, तो इसके बारे में हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट में फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि हम ये बात करेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है, कितने रोजगार है, बेरोजगारी है, किस लेवल पे होती है, वही जो कि हमारी एग्रीगेट डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करती है। तो बेटा जी इस चैप्टर के अंदर ये 10 टॉपिक है जो आपको ढंग से करने हैं। आता है फिर इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। इसके अंदर बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों को। देखो, आप पूरा बुक से चैप्टर पढ़ते हैं फिर भी इन द नटसेल इन द एंड ऑफ द ईयर जब रिवीजन करते तो आपको दिक्कत आती है, आपको यही नहीं मालूम होता कि इसके अंदर कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए मैंने ये लिखे बेटा जी, इसलिए आप इनको लिख लीजिएगा और इससे क्या हो, एक बार रिवीजन करने में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, जब भी इक्विलिब्रियम लेवल की बात होगी तो इक्विलिब्रियम मतलब एज अ होल जो पूरे देश की इनकम की बात होगी। ठीक है बेटा जी, इसके अंदर 2 अप्रोच आती है, एक है हमारी एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई यानी कि एडीएएस अप्रोच, और दूसरी सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अप्रोच यानी कि एसआई अप्रोच। और इसके अंदर भी हम 2 टॉपिक पढ़ेंगे, व्हेन एडी इज ग्रेटर देन एएस और एडी इज लोअर देन एएस। या फिर एसआई अप्रोच के अंदर भी हम 2 टॉपिक पढ़ेंगे, सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट। तो इसके अंदर हम ये 2 टॉपिक पढ़ने हैं, फर्स्ट वाले इक्विलिब्रियम के अंदर, सेकंड है इक्विलिब्रियम लेवल के अंदर हम एम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एंड ओवर
एम्प्लॉयमेंट लेवल। ठीक है बेटा, इससे भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है। तो हमारी ये दोनों अप्रोच भी डबल स्टार इस पे लगाइए क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारा इक्विलिब्रियम भी। ठीक है, क्योंकि बेटा ये मैंने सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है और इनको करना ही जरूरी है क्योंकि इसके पे ही बेस आपके सारे न्यूमेरिकल डिपेंड करते हैं। एंड थर्ड टॉपिक है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई, जिसको हम के बोलते हैं, के साइन होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई का एंड इट्स रिलेशन विद एमपीसी एंड एमपीएस। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब आप अच्छे से सीखेंगे, अभी बस इतना समझ लीजिए कि एक की इनकम दूसरे के लिए क्या होता है। जैसे मैंने आज जो खर्चा किया तो मेरा जो खर्चा वो दूसरे की इनकम है और दूसरे की इनकम तीसरे के लिए क्या हो जाती है, इनकम हो जाती है। यानी कि आप अगर जो खर्च करके आएंगे वो दूसरे की इनकम है, फिर दूसरा जो खर्च करेगा यानी एक का खर्चा दूसरे की इनकम होता है। एंड थर्ड है हमारा एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। डेफिसिट नहीं, ध्यान रखना बेटा, डेफिसिट नहीं है, डेफिशिएंट, आपको ये डेफिशिएंट वर्ड ही लिखना पड़ेगा। इसके अंदर हम एक्सेस डिमांड पढ़ेंगे। एक्सेस डिमांड मतलब जब आपके खर्चे करने की पावर आपके पास ज्यादा है, आपकी इनकम ज्यादा है, आप पब्लिक के पास ज्यादा पैसा है तो उसे एक्सेस डिमांड बोलते हैं क्योंकि वो ज्यादा कंजम्पशन करती है, ज्यादा खर्चा करती है। इन्फ्लेशनरी मतलब कोई ज्यादा खर्चा करी तो महंगाई होगी, तो इन्फ्लेशनरी गैप पढ़ेंगे। फिर रीजन पढ़ेंगे इसके एक्सेस डिमांड की क्या रीजन है, उसके फिर बेटा जी हम पढ़ेंगे इंपैक्ट, क्योंकि इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपका निकल के आता है। फिर उसी के जस्ट अपोजिट डेफिशिएंट डिमांड, यानी कि हमारे पास इनकम कम है, कंजम्पशन कम कर रहे हैं, खर्चा कम कर रहे हैं, तो डिफ्लेशनरी यानी कि मंदी का दौर आ जाएगा। फिर रीजन, उसके इंपैक्ट, और लास्ट में हम मेजर्स पढ़ेंगे इन दोनों को कम करने की, यानी कि एक्सेस डिमांड को करेक्ट करने के लिए और डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, तो वो सारी मेजर्स हमको पढ़नी पड़ेगी। कुल मिलाकर थर्ड वाले चैप्टर में भी 10 टॉपिक है, तो 10 इधर बेटा 10 फर्स्ट में है और 3 टॉपिक इसके अंदर बेसिकली मोस्ट इंपोर्टेंट है। कुल मिलाकर 23 टॉपिक है। आई होप आपको ये पूरा ढंग से समझ में आ गया होगा कि सारे इंपॉर्टेंट्स जो है हमें ये करके आने। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपने 1 बाय 1 सारे टॉपिकों को। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा जी, अब हम समझते हैं फर्स्ट टॉपिक जो हमारा था एडी, यानी कि एग्रीगेट डिमांड। चलिए मैंने इसकी देखिए डेफिनेशन लिखी है। एग्रीगेट डिमांड मींस total value of goods and services which all sector are planning to buy at a given level of income। इसमें इंपॉर्टेंट दो बातें हैं। एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है? एग्रीगेट डिमांड का मतलब है किसी भी इकोनॉमी में टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस की टोटल डिमांड कितनी है। एग्रीगेट डिमांड मार्केट डिमांड से अलग होती है। मार्केट डिमांड का मतलब होता है कि पूरी इकोनॉमी में किसी एक प्रोडक्ट की डिमांड, केवल एक प्रोडक्ट, जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं कि केवल हम बात करें कि टाटा की नेक्सॉन का जो कार है, उस नेक्सॉन कार की कितने में टोटल डिमांड कितनी है पूरी इकोनॉमी में, पूरी इंडिया में नेक्सॉन कार की। लेकिन जब हम बात करते हैं एज अ होल कि टोटल गुड्स एंड सर्विसेज कितना है, टोटल कार्स, टोटल ऑटोमोबाइल्स, टोटल फोन्स, टोटल है ना आपकी सुई से लेकर जहाज तक, शिप तक, जितनी भी चीजें हमारे यहाँ देश में इकोनॉमी में बनती है, यानी कि जिसे हम नेशनल इनकम बोलते हैं, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर प्रोड्यूस्ड विद एन इकोनॉमी विद इन वन अकाउंटिंग ईयर। तो बेटा जी उन सब टोटल गुड्स और सर्विसेज जितने भी हैं उनकी टोटल वैल्यू को हम एडी बोलते हैं, जिसे ऑल सेक्टर वांट्स टू बाय, प्लानिंग टू बाय, जिसे वो खरीदना चाहते हैं, प्लानिंग कर रहे हैं एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम। तो ये हमारी एडी है जिसके अंदर टोटल वैल्यू ऑफ क्या आ जाती है, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है बेटा, पहला फैक्टर बाय ऑल सेक्टर, सेकंड पॉइंट है सारे सेक्टर के द्वारा आ जाती है। इसमें प्लानिंग, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें बेटा, ये ध्यान रखना हमारी एग्रीगेट डिमांड जो एक्स एंड होती है, एक्स पोस्ट नहीं होती है, आप आगे पढ़ेंगे। एंड मतलब प्लानिंग, ठीक है। और टू बाय जो खरीदना चाहते हैं, टोटल सेक्टर जो गुड्स और सर्विस को खरीदना चाहते हैं, प्लानिंग कर रहे हैं खरीदने की एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम। इनकम को हम वाई बोलते हैं बेटा जी। तो किसी गिवन लेवल ऑफ इनकम पे टोटल गुड्स और वैल्यू की जो भी टोटल प्लानिंग टू बाय, खरीदने की जो प्लानिंग की जाती है इकोनॉमी के द्वारा, उसे हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं एट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम पे। जैसे मान लीजिए अगर आपकी इनकम 10,000 है तो आप 10,000 रुपए के हिसाब से ही तो खर्चा करेंगे, लेकिन आपकी इनकम बेटा ये अगर 10,000 के 20,000 हो जाए तो आपका कंजम्पशन यानी खर्चा भी बढ़ जाएगा और प्लस आपकी सेविंग भी बढ़ जाएंगी। और आपकी इनकम अगर 30,000 हो जाए तो आपका कंजम्पशन और बढ़ जाएगा और आपकी सेविंग भी और बढ़ जाएंगी और वो इन्वेस्टमेंट करने लग जाएंगे आप। इसका मतलब ये कि हमारी जो कंजम्पशन है, हमारी जो डिमांड है, वो किस पर डिपेंड करती है, हमारी इनकम पर डिपेंड करती है। इसी को हम आगे क्लासिफाई करेंगे। एडी का मतलब होता है टोटल एक्सपेंडिचर बाय ऑल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। भाई सारे सेक्टर ही तो खर्च कर रहे हैं और टू गुड्स और सर्विस को प्लानिंग टू बाय, इसलिए हम बोल सकते हैं भाई अब बाय का मतलब क्या होता है, खरीदना। तो एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, खरीदना ही तो हुआ, जब जो आप खरीदेंगे वो आपका खर्चा है। तो एडी का मतलब है टोटल एक्सपेंडिचर बाय ऑल सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी इन एट द पर्टिकुलर गिवन लेवल ऑफ इनकम। ठीक है बेटा, सो वी कैन से दैट टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल हाउस होल्ड,
यानी कि सारे जितने भी हाउस होल्ड हैं जो हम कंज्यूम करते हैं उन हमारा खर्चा, फर्म्स जो प्रोडक्शन करती हैं, ठीक है बेटा जी, तो उनका खर्चा, गवर्नमेंट यानी कि हमारी जो सरकार है उसके द्वारा किया गया खर्चा, एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो बाकी दुनिया के लोग हैं वो भी तो हमारे प्रोडक्ट को खरीदते हैं, उन सबके इस खर्चे को मिलाकर हमारी जो प्लानिंग टू इंकर ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, जितनी भी प्लानिंग करते हैं गिवन पीरियड ऑफ टाइम में गुड्स और सर्विस को खरीदने के लिए, उसे हम एग्रीगेट डिमांड कह सकते हैं या कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एडी। एडी के अंदर क्या 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 आ जाता है, तो देखो बेटा यहीं से हम लेते हैं, पहला एडी के अंदर आ गया हमारा हाउस होल्ड के द्वारा किया गया खर्चा, तो उसे हम बोलते हैं कंजम्पशन यानी कि सी, ठीक है। और जितने भी हाउस होल्ड हैं हमारे उनके द्वारा किया गया खर्चा हमारा यानी कि एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर को हम क्या बोलते हैं, हमारा कंजम्पशन। तो जितना भी गुड्स और सर्विस पे हमारा खर्चा किया गया है, किस पर, ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, वो हमारा बेटा जी किधर आ जाएगा, ध्यान रखना सी माना जाता है हमारा। तो पहला कंपोनेंट क्या हो गया हमारा एडी का, सी, ठीक है। दूसरा क्या है, फर्म्स। फर्म्स के द्वारा जितना भी प्राइवेट फर्म, क्योंकि गवर्नमेंट तो अलग है बेटा जी, तो प्राइवेट फर्म्स के द्वारा जितना भी खर्चा किया जाता है, ठीक है, उन सबको हम क्या बोलते हैं, यानी फर्म्स के द्वारा खर्चा किया जा रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट। जितना भी कैपिटल गुड्स पे हम जो खर्चा करती हैं हमारी प्राइवेट फर्म्स, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को किस नाम से लिखते हैं बेटा जी, आई। और गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को तो आप जानते ही हैं, ठीक है, तो ये हमारी क्या कहलाती है, जी। जी, जी का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट मतलब जी, यानी कि जो गवर्नमेंट के द्वारा खर्चा किया जाता है। गवर्नमेंट वैसे दो तरह से खर्चा करती है, एक कैपिटल गुड्स पे, दूसरा कंज्यूमर गुड्स पे। कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं बेटा जी, जो हम है ना तुरंत यूज करते हैं, ठीक है। और कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं, जो गवर्नमेंट के द्वारा है ना ऐसे गुड्स बनाए जाते हैं जिनका यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम के लिए होता है। जैसे गवर्नमेंट अगर रोड्स बना रही है, हाईवेज बना रही है, तो ये कैपिटल गुड्स के अंदर जाएगा, ठीक है। रोड्स हैं आपकी, हाईवे हैं, ये गवर्नमेंट के द्वारा किया गया खर्चा कौन सा है, बताइए, कैपिटल, लॉन्ग टर्म के लिए जो लंबे समय तक चलेगा। क्योंकि गवर्नमेंट के खर्चे से भी हमारे लोगों की क्या होती है, डिमांड बढ़ती है, ये एक्सेस डिमांड को ही आगे जाके बढ़ाता है, आप पढ़ेंगे। क्योंकि गवर्नमेंट खर्चा कर रहा है तो किसी न किसी की लेबर्स की, जो रोड्स बना रही हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, सीमेंट है, ईंट है, इन सब की वजह से डिमांड, तो इनकम तो उनकी हो रही है ना, एक का खर्चा तो दूसरे की इनकम होगी। और कंज्यूमर गुड्स जो हम यूज़ करते हैं, तो गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे कंज्यूमर क्या, गवर्नमेंट देखो हेल्थ पे पैसा खर्च करती है, ठीक है, और गवर्नमेंट हमारा एजुकेशन पे पैसा खर्च करती है। तो कुल मिलाकर गवर्नमेंट के भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, है ना, लॉ एंड ऑर्डर पे पैसा खर्च करती है। तो ये हमारे हमारे किस में जाएंगे, कंज्यूमर गुड्स में जाएंगे। उसके बाद आता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब क्या होता है बेटा जी, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ये बात याद रखना, यानी कि नेट एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का मतलब क्या होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, यानी कि हमारे देश के जितने भी सिटीजन हैं उनके द्वारा वर्ल्ड के प्रोडक्ट की जो डिमांड है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हमें वही चीज़ तो बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ेगी। जो हमारे देश के जितने भी रेजिडेंट हैं वो सब अगर बाहर के प्रोडक्ट को मांगते हैं तो इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो वो इंपोर्ट है। और एक्सपोर्ट क्या है कि पूरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के जितने भी लोग हैं वो हमारे देश में जो प्रोड्यूस गुड्स है उसकी डिमांड करते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो वर्ल्ड के जितने भी अगर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड है तो हम एक्सपोर्ट करेंगे, और वर्ल्ड के प्रोडक्ट की डिमांड हमारे देश में हमारे रेजिडेंट के द्वारा है तो वो क्या है, इंपोर्ट है। तो उसका जो डिफरेंस होता है उसे हम बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट, यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है बेटा। तो अब कुल मिलाकर एग्रीगेट डिमांड के अंदर आपने नेशनल इनकम में 4 टॉपिक पढ़े होंगे, सी प्लस आई प्लस जी एंड नेट एक्सपोर्ट, ठीक है बेटा। लेकिन ये जो थ्योरी है ना बेटा, ये डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई है आपको मालूम है, कीन्स के द्वारा दी गई है। और कीन्स जो हैं वो उन्होंने ये थ्योरी दी है एट द टाइम ऑफ टू सेक्टर मॉडल, ठीक है। इस टू सेक्टर मॉडल के टाइम पे उन्होंने कीन्स ने थ्योरी दी है। तो कीन्स जो कहते हैं, टू सेक्टर मॉडल समझते हैं आप, जिसमें केवल क्या था टू सेक्टर मॉडल में, बताइए, केवल एक तरफ हाउस होल्ड और दूसरी तरफ फर्म, ठीक है। टू सेक्टर मॉडल में क्या होता है बेटा जी, हाउस होल्ड और दूसरी तरफ क्या था हमारा, फर्म्स, यानी कि फर्म्स प्रोडक्शन करती हैं और उस प्रोडक्शन से क्या होता है, हमारी इनकम होती है, क्योंकि हम वहां उनके यहाँ काम करते हैं, तो उनका क्या होता है, प्रोडक्शन। समझिएगा बात को, उनका क्या होता है, प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन से ये तो इनकी इनकम हो गई क्योंकि हमने उनके यहाँ काम करा, और फिर वो हमें क्या दे रहे हैं, सैलरी देते हैं, वेजेस देते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इनकम। तो उनकी इनकम क्या है, हाउस होल्ड की इनकम तो सैलरी वेजेस से है, और फर्म्स की इनकम क्या है, ये प्रोडक्शन से, जो आउटपुट हम उनका माल बना। अब क्या होगा, वो आउटपुट बेच के इनकम करेंगे और हम उनके काम करके इनकम होगी। अब उसी इनकम को हम उनके प्रोडक्ट को खरीदने में खर्च करेंगे, तो हमारा जो खर्चा है वो फर्म्स वगैरह का क्या है,
उनको हमारी लेबर की ज़रूरत है, तो वो हमें सैलरी देंगे तो ये इनका खर्चा, और हम उनके प्रोडक्ट को खरीदेंगे तो वो हमारा खर्चा। तो टू सेक्टर मॉडल के अंदर हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो कीन्स ने जो थ्योरी दी है बेटा जी हमारी, वो टू सेक्टर मॉडल पे दी है। इसका मतलब वो केवल सी, हाउस होल्ड का मतलब क्या है सी, और फर्म्स का मतलब क्या है इन्वेस्टमेंट, तो केवल वो सी और आई को ही लेते हैं, किसमें, एग्रीगेट डिमांड के अंदर, यानी कि वो गवर्नमेंट के जी और नेट एक्सपोर्ट को इग्नोर करते हैं। इसलिए बेटा जी हम अब जो भी इस यूनिट के अंदर 7, 8, 9 जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें कीन्स थ्योरी में, जिसे हम कीनेसियन थ्योरी भी बोलते हैं, आप बेटा जी सिर्फ एक ही बात याद रखेंगे, ए डी इजकल टू सी प्लस आई, ठीक है बेटा, ये है मूल मंत्र है, इसी को बस आपको याद रखना है, एडी इजकल टू सी प्लस आई, यानी कि कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। हम गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, नेट एक्सपोर्ट को इग्नोर करेंगे, ठीक है नहीं। अब हम बात करते हैं सी और आई की। तो सी का मतलब आपने क्या सीखा, कंजम्पशन, यानी कि ऑल द एक्सपेंडिचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। आई का मतलब है प्राइवेट फर्म्स के द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट पे खर्चा, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो कीन्स हैं उन्होंने ये माना है कि हमारा जो आई है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये बात बेटा जी लिख के रखना आप लोग, ठीक है। ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी कि द इन्वेस्ट कीन्स ये मानते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट वैसे बेटा दो तरह का होता है, मैं भी आपको आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन कीन्स ये मान के चल रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है, यानी कि क्योंकि उनकी थ्योरी को अगर पढ़ना आसानी से पढ़ने के लिए उन्होंने ये एज्यूम करा है कि इन्वेस्टमेंट, जो कीन्स एज्यूम करते हैं, क्योंकि हमें तो वही पढ़ना पड़ेगा जो कीन्स ने बताया, क्योंकि हमारे कीन्स की थ्योरी हमारे सिलेबस में, तो कीन्स कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है, यानी कि इट इज नॉट अफेक्टेड बाय इनकम वैसे ऑब्वियसली है, आज अब मैं 10,000 कमा रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाऊंगा, मैं 50,000 कमाने लग जाऊंगा बेटा जी, तो फिर मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा ना, सेविंग करूंगा, गोल्ड खरीदूंगा, एफडी कराऊंगा, शेयर खरीदूंगा, और मैं 1 लाख कराऊंगा तो मेरा इन्वेस्टमेंट और बढ़ेगा। तो कहने का मतलब है इन्वेस्टमेंट इफेक्टेड होता है इनकम से, लेकिन हमारे कीन्स हैं, वो कीन्स जो चाचा हैं उन्होंने हमारे जो सिलेबस में क्या माना है, इन्वेस्टमेंट को कांस्टेंट माना है। इसलिए हम जो आई हमारा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी कि इसका जो ग्राफ बनेगा बेटा ये अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो हम ग्राफ बनाएंगे एक्स एक्सिस पे, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे इनकम को, क्योंकि इनकम पे ही तो हमारा क्या डिपेंड करेगा, वाई एक्सिस पे हम किसको लिखेंगे, किसको, इन्वेस्टमेंट को, क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट किस पे डिपेंड करेगा, इनकम पे। तो जो इनकम का ग्राफ इन्वेस्टमेंट का बनाएंगे, इनकम के ऊपर तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा, बिल्कुल सीधा, ध्यान रखना बेटा जी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा बिल्कुल, यानी कि हमारा जो आय का ग्राफ होगा वो क्या बनेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बिल्कुल सीधा, ठीक है। आप इसको बेटा ये प्रॉपर बनाइएगा, क्योंकि इसके हमारे पास पूरे ग्राफ के मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। तो आपको क्या समझना है बेटा कि एडी इजकल टू सी प्लस आई है, जी को हमने क्या करा, इग्नोर करा है, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट को भी हमने इग्नोर किया है। हमारी ये थ्योरी किसने दी है, कीन्स ने ये थ्योरी दी है, और कीन्स के अनुसार एडी इजकल टू सी प्लस आई है, जिसमें आई हमारा क्या है, कांस्टेंट है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रॉपर नोट्स बनाइएगा बेटा जी, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में हम एडी के आगे यानी कि सी और आई के बारे में डीपली पढ़ेंगे, ठीक है।